इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि आंख स्कैन करो और पता चल जाएगा डायबिटीज है या नहीं। 1000 के करीब AI एल्गोरिथम्स हैं। पिक्चर लेके वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसको डायबिटीज होगा, इसको हार्ट डिजीज होगा, इसको स्ट्रोक का चांस ज्यादा है कि नहीं। गांव में इस किसी ने आपको व्हाट्सएप से पिक्चर भेजी और आपने उसे यहाँ यस, डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहा कि वो मरीज की बात सुने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा रोल देखते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट में या प्रिवेंशन से जुड़े टेस्ट में? हमारे पास हर तरह की बीमारी के मरीज हैं। हमें सिखाना पड़ेगा उन्हें कि ये सिस्टम में कैसे आपने जुड़ना है। देखिए, वो ह्यूमन टच कभी रिप्लेस नहीं होगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर जुमलों में से एक जुमला है या ये कहें स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंशन होती कैसे है? मॉडर्न मेडिसिन के लिहाज से कहें तो टेस्ट के जरिए आपको आपकी बीमारी का पता पहले से चल जाए, इसे प्रिवेंशन कहा जाता है। लेकिन इस प्रिवेंशन को लाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस पूरी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसको उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, जिसे ये स्पाइन दी है कि आप पहले से अपने टेस्ट करा सकें, बीमारी के होने से कई साल कई महीने पहले तक उनका पता कर सकें। आज हमारे साथ रेडियोलॉजी और इमेजिंग की दुनिया के पायनियर हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, जो दिल्ली ही नहीं देश में इमेजिंग टेक्निक्स को लाने वाले शुरुआती लोगों में शामिल हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, जिसका नाम भी हम लोग तब ठीक से नहीं जानते थे, तब 90 के दशक में डॉक्टर महाजन दिल्ली में और देश में शुरुआती इमेजिंग टेक्निक्स लाने वाले लोगों में शामिल हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अब हम देख रहे हैं कि जो रेडियोलॉजी की और हेल्थ केयर प्रिवेंशन की दुनिया है, वो डॉक्टर्स से ज़्यादा टेक्निक्स, मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे गवर्न होने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा रोल देखते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट में या प्रिवेंशन से जुड़े टेस्ट में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे लाइफ के हर पहलू में आ गया जी। आज आप गूगल मैप यूज करते हैं और वो बताता है कि यहाँ से एयरपोर्ट आप 30 मिनट में पहुंचेंगे, और आप कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह मैं इसको बीट करूं, तो वो कुछ सेकंड ही ऊपर नीचे होता है, अनलेस कि कहीं जाम ही हो और आप फंस जाएं। वो भी वो बता देता है कुछ समय में कि यहाँ जाम है जी, रेड लाइन दिखा देता है। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है, और तो कोई तरीका नहीं है जी। फिर रोजमर्रा की आज आप फोन में कुछ गूगल पे आप चेक करते हैं कि मैंने घर के लिए टीवी खरीदना है, तो आपको टीवी के ऐड आने शुरू हो जाते हैं आपके फोन में। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ड्राइवरलेस कार्स बन रही हैं कि कोई ड्राइवर ही नहीं होगा, गाड़ी खुद चलेगी। अब तो टेस्ला भारत में आने वाली है। और सो इसके जैसे ये हर लाइफ के पहलू में रोल प्ले करने लग रहा है, और गवर्नमेंट्स हैं जो कि डर भी रही हैं कि ये हमसे पावरफुल ना हो जाए, ह्यूमन इंटेलेक्ट से पावरफुल ना हो जाए, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डालने की बात हो रही है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे जो भी हो। तो हेल्थ केयर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई आप समझे डीप लर्निंग 2016 में इजाद हुआ। जेफरी हिंटन साहब है, डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला अभी, जिन्होंने इजाद की। तो उन्होंने तब कहा था कि रेडियोलॉजिस्ट ट्रेन करने बंद कर दीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर। तो रेडियोलॉजी पहला फील्ड था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, क्योंकि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाने के लिए आपको डिजिटल डेटा चाहिए, और हमारा तो सारा डेटा डिजिटल है, ठीक है जी। तो एक्सरे, CT, MRI सबके एल्गोरिथम बनने चालू हुए, और अब US FDA अप्रूव्ड कोई 1000 के करीब AI एल्गोरिथम्स हैं, जिनमें से 650-700 रेडियोलॉजी के। और ये चेस्ट एक्सरे में TB है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे में कैंसर है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे में फ्लूइड है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे में नोड्यूल्स कितने हैं, ये CT में नोड्यूल डिटेक्शन, काउंटिंग, वॉल्यूम एस्टिमेशन, ये सब, हेड CT, हेड MRI। हम भी 2016 से महाजन इमेजिंग इन लैब्स में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े रहे हैं। इनिशियली एज अ रिसर्च टूल हमने भी एल्गोरिथम बनाए, एमआरआई का बनाया, सीटी का बनाया, एक्सरे का बनाया। 2018-19 में हमने वर्ल्ड स्टेज पे रेडियोलॉजी सोसाइटी और नॉर्थ अमेरिका की मीटिंग होती शिकागो में, यूरोपियन कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी की मीटिंग होती वियना में, उन सब में हमने दिखाए। और फिर टू आंसर योर क्वेश्चन, रेडियोलॉजी में ऑलरेडी AI algorithms have started playing a role, being used as a radiologist helper. वो मार्क आउट कर देते हैं ऑटोमेटिकली कि यहाँ तकलीफ है, और फिर रेडियोलॉजिस्ट देख के कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये चेस्ट एक्सरे में हो रहा है, सीटी में हो रहा है, ये एक्सरे मैमोग्राफी में हो रहा है, ये टीबी स्क्रीनिंग हमारे ही देश में अंडर द टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, हैंड हेल्ड एक्सरे और लैपटॉप में हमारा ही इजाद किया हुआ कार्पल है, एक प्लेटफॉर्म है AI डिलीवरी का, उसको और AI एल्गोरिथम्स, उनके चलते डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये काम हो रहा है कि पॉपुलेशन लेवल पे एक्सरे किए जा रहे हैं और एसिम्प्टोमेटिक लोगों में टीबी पकड़ा जा रहा है। और इंडिया ने इसमें लीड लिया है। इनफैक्ट शिकागो में दिसंबर में मैं एक लेक्चर लेके आया जिस टीबी पे था, जिसमें मैंने बोला कि इंडिया ने 2025 डेडलाइन किया है सेट फॉर टीबी इरेडिकेशन, वेयर एज दुनिया ने 2030 किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको शुड आई से हैज टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स कि हम इसे खत्म करेंगे, और इसमें बहुत फोकस है। अब 2025 तक हम कर पाते नहीं कर पाते वो बात अलग है, पर एटलीस्ट एक तमन्ना है, एक हमें एक डेडलाइन सेट की है कि 25 तक करना है, और इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। तो और हम दूसरी दुनिया के देशों, स्पेशली साउथ में बहुत कोऑपरेशन चल रहा है इसमें। और तो 2018-19 तक हमने एल्गोरिथम बनाए जो कि डिफरेंट रेडियोलॉजी टेक्निक्स में हेल्प करते थे। तो क्या डॉक्टर साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डेटा को स्टडी करके बीमारी को प्रिडिक्ट भी कर सकता है? यस जैसे गूगल ने बनाया, ये भी 2017-18 में ही उन्होंने बनाया कि आई की पिक्चर लेके वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसको डायबिटीज होगा, इसको हार्ट डिजीज होगा, इसको स्ट्रोक का चांस ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि आई की आर्टरीज में चेंजेस देख के और ये एल्गोरिथम लगा के ये किया जा सकता है और किया जा रहा है। और ऐसे ही बहुत स्पेशलाइज्ड हैं इस प्रोग्राम में, उनके बारे बात करना कुछ अधिक हो जाएगा, पर कहने की बात ये है कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए हमारा जो हम चाहते हैं दैट AI वर्क्स एज अ हेल्पर टू इम्प्रूव आवर एक्यूरेसी, टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, टू इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम, कि आज अगर मैं 25 MRI रिपोर्ट कर पाता हूँ 9 घंटे में, तो क्या कोई दिन ऐसा आएगा कि मैं 250 कर पाऊं बाय यूजिंग AI एज अ असिस्टेंट। एंड दिन वो भी आएगा कि मेरा हो सकता है 40-50% काम AI ही कर ले, मेरे को देखने की जरूरत ना पड़े, और मैं जो अधिक जिसमें मेरी क्षमता की जरूरत है, मेरी एक्सपर्टीज की जरूरत है, मेरे एक्सपीरियंस की जरूरत है, मैं उस पर ज्यादा समय बिता पाऊं। आइडिया ये भी है, हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, उस पे आपने बोला भी, तो अब डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहा कि वो मरीज की बात सुने या उसको उसकी नब्ज चेक करे या स्टेथो लगा के कुछ एग्जामिन करे, करते तो है, पर जितना समय शायद देना चाहिए एक वार्तालाप में, एक डिस्कशन में, एक मरीज की बात सुनने के लिए। एक AI का एडवांटेज ये भी हो सकता है कि डॉक्टर को एक्स्ट्रा समय मिले कि वो समय वो पेशेंट के साथ
जो इंटरेक्शन में लगा पाए, उसकी बातचीत में लगा पाए, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको समझा पाए कि आप घबराइए नहीं, हालांकि तकलीफ है पर हम इसे ठीक करेंगे। ये धीरे धीरे समय कम हो रहा है। तो एक हम जो रिसर्चर हैं या हम जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर से, हमारा एक विश्वास ये भी है कि ये हमें समय दे पाएगा फॉर दिस इंटरेक्शन, ये एक्यूरेसी को बेटर करेगा, ये टर्न अराउंड टाइम को बेटर करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेमोक्रेटाइज करेगा एआई एक एक्सपर्टीज को, ताकि जहां अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, जहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जहां स्पेशलिस्ट नहीं है, क्या हम एआई के जरिए और टेलीमेडिसिन के जरिए क्या हम वो एक्सपर्टीज वहां तक पहुंचा सकते हैं। यानी गांव में किसी ने आपको व्हाट्सएप से पिक्चर भेजी और आपने उसे यहाँ यस हो सकता है मेरे को ना भेजे, वो किसी एआई चैट बॉक्स को भेजे, और एआई चैट बॉक्स आई मीन इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। हमने भी चैट बॉक्स बनाए हैं जो कि वार्तालाप कर सकते हैं, और ये अभी शुरुआत है। आप देखिए 8 साल हुए ये निजात हुए, और जिन्होंने निजात किया, जिन्होंने डेवलप किया डीप लर्निंग, उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, नहीं तो कई सालों के बाद मिलता है। और डीप लर्निंग के बाद अब जनरेटिव एआई आ गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए। पहले क्या था, सिर्फ जो फोटोएं होती थी, इमेजेस होती थी, उन्हीं के बेसिस पे एआई बनाया जाता था। उसमें हम ये नहीं डाल सकते थे कि इस मरीज को तकलीफ क्या है, इसको फीवर था कि नहीं, इसके ब्लड टेस्ट में क्या आया, इसके एग्जामिनेशन में क्या आया। अब जनरेटिव एआई के चलते और ये एडवांसमेंट होते ये सब भी पॉसिबल है। तो अब की जो एआई एल्गोरिथम्स फ्यूचर की बनेंगी वो मच मोर पावरफुल होंगी, जिसमें कि सारा लैब डेटा, क्लिनिकल डेटा, इमेजिंग डेटा, हिस्ट्री, वो सब भी उसमें डाली जाएगी। तो मैं तो ये खुलेआम कहता हूं कि हेल्थ केयर में एआई आए, इससे ना तो मरीजों को डरने की जरूरत है, ना तो डॉक्टरों को डरने की जरूरत है कि हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं, नथिंग विल रिप्लेस डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का रोल हो सकता है मॉडिफाई हो जाए, रोल हो सकता है इवॉल्व हो जाए, रोल हो सकता है चेंज हो जाए, पर डॉक्टर की जरूरत रहेगी। और अगर हमें समय मिल गया अधिक फॉर दैट हैंड ऑन दी शोल्डर, फॉर दैट इंटरैक्शन, देखिए वो ह्यूमन टच कभी रिप्लेस नहीं होगी। और एआई इन हेल्थ केयर से गवर्नमेंट्स को भी डरने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसीज को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सही तरह इस्तेमाल होगा तो इससे फायदे ही फायदे हैं, इसके नुकसान मुझे नजर नहीं आते, अनलेस कि हम हाफ बेक टेक्नोलॉजी और उसको मिसयूज करें। एक मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहती हूँ। जो लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि आंख स्कैन करो और पता चल जाएगा डायबिटीज है या नहीं, या डेंटल दांत का स्कैन करो पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्या अगेन वो इंटरप्रिटेशन लोगों के बस का है? देखिए, अभी हम एक्चुअली बहुत डीप जुड़े हैं एआई से। हमने हमारे वो जो स्टार्टअप शुरू हुआ, अब तो नाम उसका स्टार्टअप बना, वो शुरू हुआ, उसका नाम Kapul.ai है। मैं कहूँगा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो ये देख रहे हैं कि आप देखिए Karpl.ai। ये हमने एक्चुअली 2018-19 में देखा कि एल्गोरिथम्स तो बहुत हैं, यूज हो नहीं रही अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमने कहा हम एक मिडिल लेयर बन जाते हैं टू टेक एआई फ्रॉम द बेंच टू द क्लिनिक, कि हम एक जरिया बन जाएं कि हम एआई, इतनी डेवलपमेंट हो रही है पर एक हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर को कहाँ से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। छोटे डेवलपर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे आईआईटीज हैं, वहाँ MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड सब बना रहे हैं।
तो कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा हम वो जरिया बन जाए, वी बिकम द मिडिल लेयर बिटवीन द डेवलपर्स एंड द यूजर्स, एंड ये निजात हुआ Carpal.ai। और मुझे ये कहते हुए आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट Carpal.ai टुडे इज द वन एंड ओनली AI डिलीवरी validation platform in the world, which is US FDA approved. केवल एक। It is run by my elder son, and it is also the one and only AI platform in the world which is also CE marked. US FDA is for the US, CE marked is for Europe, और इसको यूज किया जा रहा है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, थॉमस जेफरसन, एमरी, येल, सिंगापुर गवर्नमेंट के जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसको यूज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ग्रुप्स है यूज कर रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हॉस्पिटल है इन ब्राजील वो यूज करता है, और कई लार्ज हॉस्पिटल्स हैं यूएस में, कई और रेडियोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ बना दिल्ली में, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 4-5-6 यंग लड़कों ने मिलके ये बनाया है। और अब सो दिस इज ट्रूली मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और ये इस्तेमाल हो रहा है। तो एंड इट इज ऑल्सो, जैसे गूगल प्ले स्टोर है जिसमें आप जाते हैं आपको वेरियस एप्लीकेशन मिलती हैं, वैसे ही Carpal.ai is the largest AI marketplace in the world. 150 से ज्यादा एप्लीकेशन इसमें अभी भी उपलब्ध है जिसको लिया जा सकता है। सो एंड देर आर स्मॉल 2-3 people startups, there are our IITs, there are institutions like AIIMS, there are other small regional engineering colleges जहाँ के लड़के लड़कियाँ इजाद कर रहे हैं। सो एंड गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। अब तो गवर्नमेंट ने मेती के जो पास कंप्यूट पावर है जो कि ह्यूज कंप्यूट पावर है उसको उपलब्ध करा दिया छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए, जो कि कंप्यूटर्स हैं जो कई करोड़ों के खरीदे हुए हैं, वो एक छोटे स्टार्टअप को उपलब्ध है। 70-80 रुपए घंटा आप यूज करिए, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। सो इवन द गवर्नमेंट इज अवेयर, एंड आई थिंक भारत जो देश है it is quite uniquely placed to do a lot of technology development, software development of AI in India for the world, क्योंकि हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे पास हर तरह की बीमारी के मरीज हैं, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, स्ट्रोक हो, कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, हर तरह के मरीज हैं। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट है जो कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, हमारे पास एक इकोसिस्टम बन रहा है, बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि इन सबको इकट्ठा लाना चाह रहा है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जो आपके टूल्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर मैं एकदम ग्राउंड पे इसको देखूं तो क्या डॉक्टर्स को आईटी फ्रेंडली अब हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर्स देखिए EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, वो तो आ ही गए हैं जी, बड़े हॉस्पिटलों में आ गए हैं, छोटों में धीरे धीरे आएंगे। और यहाँ मैं सराहना करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनका जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि उन्होंने 4 साल पहले सोचा, उसमें तो पूरा एक पूरे एक स्केलेटन बना दिया गया है फॉर द फ्यूचर, जहां की सोच ये है कि एक मरीज
आभा आइडेंटिटी, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी के थ्रू even peripheral small clinics are Ayushman Arogya Mandirs, the health and wellness centers, our sub-centers, PHCs, CHCs, district hospitals, medical colleges, और पूरा जो private healthcare system है, which actually is 70% of healthcare delivery system in this country, they want to bring all of it onto one system, ताकि एक मरीज जिसने दिल्ली में सीटी कराया और वो बैंगलोर चला गया, वहां उसे कोई तकलीफ हुई, तो उसका डेटा वहीं से एक्सेस हो जाए। ऑफ कोर्स डेटा प्रिवेसी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा होस्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर का ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें खर्चा भी बहुत आएगा। पर एक बार गवर्नमेंट ने मन बना लिया कि हम ये करेंगे, तो धीरे धीरे, ये कोई ओवरनाइट नहीं होने वाला, इसमें हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, बट ये एक सिस्टम है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। ये एक सिस्टम है जो दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है। तो इसमें भी जैसे हम आपको शायद याद नहीं होगा, हमें तो ठीक याद है, आपको अगर फोन चाहिए तो आपको 20 साल वेट करना पड़ता था, पहले वेटिंग पीरियड था। अब फोन आपको चाहिए तो फोन कंपनी आपके पीछे है कि आप नंबर लीजिए, आप नंबर लीजिए। द वे वी कुड लीप फ्रॉग इन टेलीफोनी बाय यूज ऑफ मोबाइल telephones, similarly I think is the opportunity for India to leapfrog in digital health, right? Because currently we don't have much systems. वेस्ट में जहां systems हैं वो सारे fragmented हैं। एक हॉस्पिटल सिस्टम जो है, जिसके सपोज करो 25 हॉस्पिटल हैं, तो हो सकता है वो 25 हॉस्पिटलों में 10 तरह के डिफरेंट सिस्टम हो। यहां जहां की हमारे अभी शुरुआत ही है ऑफ डिजिटाइजेशन, यहां अगर हम एक सेम सिस्टम पे आ जाए तो वी कैन वेरी वेल लीप फ्रॉग हियर ऑल्सो, ताकि आपने अपनी आभा आइडेंटिटी ली और आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, आप परमिशन देते हैं, पासवर्ड आपके पास है और आपके डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठे हुए, ये एक कोई कल्पना नहीं है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये अभी हो नहीं रहा है, ये हो पा सकता है, बट इसके लिए पैसा, परिश्रम, सोच, इंसेंटिव, क्योंकि एक पेरिफेरी में एक डॉक्टर बैठे हैं, उनको क्या इंसेंटिव है कि वो ये सब जद्दोजहद करें, और इसमें क्या उनके पास एक इंसेंटिव है कि वो करें, और फिर हैंड होल्डिंग चाहिए। हमें सिखाना पड़ेगा उन्हें कि ये सिस्टम में कैसे आपने जुड़ना है, कैसे आपने करना है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, पर सोच आई है तो ये कार्य भी पूरा होगा, हम यही कामना करते हैं। हेल्थ केयर और एआई की जिस दुनिया की झलक डॉक्टर साहब ने आपको भी हल्की सी दिखाई है, उसमें आप कैसे भागीदार बन सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अपना एक आभा आईडी क्रिएट करना है। बहुत आसान है, इंटरनेट पर जाइए, 5 मिनट में एक आभा आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है सालों बाद आप दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, जहां भी उस आभा आईडी के साथ डॉक्टर से मिलें तो वो आपके हेल्थ रिकॉर्ड को एक क्लिक पर देख पाएं। ये संभव होने वाला है। इसके बेबी स्टेप्स के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी है, और हमने कोशिश की है कि टेस्ट से जुड़ी हुई आपकी जानकारी हो, हेल्थ केयर में क्या क्या प्रिवेंशन पॉसिबल है उसकी जानकारी हो, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है, उसकी एक झलक सिर्फ हमने आपको दिखाई है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि 2 टेक्नोलॉजीज से आपका परिवार अब जुड़ गया है, इमेजिंग लाना हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना हो, और लैब और लैब्स, जीनोमिक्स सब हम करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, तो हमें वो खुद ही करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है, न्याय संगत फैसले लेते हुए डॉक्टर्स और टेस्ट की मदद से अपना ख्याल रखना है। बाकी जो दुनिया है जिसमें आपके लिए और क्या क्या तकनीक ईजाद की जाए, उसके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।